नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करने चल रहे हैं आज अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। हम कई बार भारत की अर्थव्यवस्था के विकास मॉडल को लेकर के कई बार कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हम जानते तो हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र की शुरुआत कब से होती है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो आइए बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की। यहां पर देखिए आपको दो शब्द दिखाई पड़ रहा होगा, एक है अर्थ और दूसरी है व्यवस्था। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे बनता है अर्थव्यवस्था। अर्थ देखिए, जब हम अपनी जीविका चलाते हैं, हमको अगर इस धरती पर जीवित रहना है तो हम कुछ ना कुछ उपभोग करेंगे। जब उपभोग करेंगे तो उपभोग करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी उत्पादन की। उपभोग करेंगे तो उपभोग करने के लिए हमें उत्पादन की जरूरत पड़ेगी। उत्पादन से ही हमारा उपभोग संभव है। और जब उत्पादन करेंगे तो उत्पादन के साधनों की बात करेंगे। उत्पादन के कुछ साधन होंगे। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? देखिए, हमारी जो इस धरती है, इस धरती पर तीन तरह के संसाधन मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन और तीसरा है मानवीय संसाधन। इन तीनों के सहयोग से ये तीनों का जो सहयोग है, प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्रकृति ने हमें जो कुछ भी उपभोग के लिए निःशुल्क उपहार स्वरूप प्रदान किया है, जैसे भूमि है, वृक्ष है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, खाद्यान्न है, फल हैं, ये सब हमको प्रकृति ने निःशुल्क उपलब्ध कराया है। इसके लिए नेचर हमसे कुछ नहीं लेता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद इन प्राकृतिक संसाधनों के अलावा जो हम सुविधाएं अपने लिए जनरेट करते हैं, जिन चीजों का हम उपभोग करने में इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं भौतिक संसाधन। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत पड़ी तो हमने अपने लिए संसाधन बनाए, कार, बाइक, हवाई जहाज, रेल, ये सारे संसाधन बनाए। हमें अपने लिए कपड़े पहनने की जरूरत पड़ी तो हमने मशीनें बनाना शुरू कर दिया। हमें अपने लिए उपभोग की वस्तुओं की जरूरत पड़ी तो उसके लिए हमने संसाधन उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक संसाधन, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा मानवीय संसाधन, हम मनुष्य रूप में जो हमारी स्किल है, जो मानवीय रूप में हम अपनी कुशलता का प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है, वो आता है मानवीय संसाधन के अंतर्गत। इन संसाधनों के माध्यम से हम उत्पादन के 5 साधनों की बात करते हैं। पहला क्या है? भूमि,
दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, तीसरा साहसी या उद्यमी, और चौथा, पांचवा संगठन। पहले उत्पादन के सिर्फ 4 साधन होते थे। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस ही 4 संसाधन उत्पादन के साधन होते थे। अब उत्पादन के साधन 5 होने लगे, अर्थात संगठन। संगठन क्या है? सबसे पहले कोई उत्पादन का कार्य हम करना शुरू करते हैं तो हमें भूमि की जरूरत पड़ती है। भूमि के उपयोग के बदले हम जो मिलता है उसको कहते हैं लगान। श्रम के बदले जो उपयोग के मिलता है उसको कहते हैं पूंजी। पूंजी मजदूरी, और पूंजी के उपभोग के बदले जो मिलता है उसको कहते हैं ब्याज। साहसी या उद्यमी को मिलता है लाभ, संगठन को मिलता है प्रतिफल। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रिटर्न। ये उत्पादन के 5 साधन हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 उत्पादन के साधन हैं। इन 5 साधनों के प्रतिफल जो मिलता है वो ये है आपको। अब इन साधनों के माध्यम से हम क्या करते हैं? उत्पादन, और उत्पादन से क्या करते हैं? उपभोग। चूंकि हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं हमारी जो हैं, जो हम उपभोग करते हैं, आवश्यकताएं हमारी अनंत हैं। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। सीमित साधनों के बीच में अनंत आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु, सीमित साधनों के बीच में अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम सामंजस्य बिठाते हैं उसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। ये जितनी चीजें हमारी हुई, उपभोग के लिए हम जो उपार्जन कर रहे हैं, उपभोग के लिए जो हम उपार्जन कर रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, वो कहलाया अर्थ। और इन दोनों के बीच में जो हमने सामंजस्य बिठाया वो कहलाया व्यवस्था। तो ये कहलाई हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थात सीमित संसाधनों के बीच में, सीमित संसाधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जब हम उत्पादन के साधनों के माध्यम से एक व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब आपके दिमाग में ये आएगा ये कि आखिर में इसकी शुरुआत कैसे होती है? अर्थशास्त्र कहां से आया? अर्थशास्त्र है क्या? तो आइए हम लोग थोड़ी सी इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब अर्थव्यवस्था से हम आते हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र की शुरुआत होती कहां से है? अर्थशास्त्र के 4 आयाम होते हैं। कौन कौन से हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय
वितरण। ये 4 आयाम हैं, उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, विनिमय, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। 4 आयाम हुए। इन 4 आयाम अर्थव्यवस्था में क्या पहले से मौजूद नहीं थे? उत्पादन भी होता था, उपभोग भी होता था, यानी सृष्टि की जब से शुरुआत हुई, संकल्पना आई, जब से सृष्टि का सृजन हुआ, उत्पादन उपभोग भी होता था, लेकिन विनिमय और वितरण की कोई सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं थी। उत्पादन हम करते थे, लेकिन उपभोग का कोई सुनिश्चित क्रम नहीं था। उपभोग किन वस्तुओं का करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने समय तक करना है, और जो उपभोग के बाद जो उत्पादन हमारे पास बच गया उसका क्या करना है, अर्थात उसके बदले में हम कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करें तो विनिमय कहलाया। जिनके पास नहीं है या जिनके पास उपलब्ध है, इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य बैठाने की बात आई तो क्या कहलाया? वितरण कहलाया। तो ये अर्थशास्त्र के 4 आयाम हैं। इन 4 आयाम को जब हमने क्रमबद्ध विवेचना करना शुरू किया तो ये क्या कहलाया? अर्थशास्त्र। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण की जब हमने क्रमबद्ध ढंग से विवेचना शुरू की तो ये क्या कहलाया? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की शुरुआत कब से होती है? अर्थशास्त्र की शुरुआत कब से होती है? अर्थशास्त्र की शुरुआत पहली जो पुस्तक आती है 1776 में, जिसको हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक आती है किसकी? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की। यहीं से हम अर्थशास्त्र की शुरुआत मानते हैं। अर्थात एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके पहले इसका मतलब अर्थशास्त्र नहीं था या आर्थिक प्रणाली नहीं थी। हमने बार बार आपको याद दिलाया आर्थिक प्रणाली क्या है हमारी। ये जो 4 आयाम हैं, यही आर्थिक प्रणाली है हमारी। आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम, इसको क्या कह सकते हैं हम? इकोनॉमिक सिस्टम। ये पहले भी मौजूद था, 1776 के पहले मौजूद था। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा। फिर भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो मौर्य काल में हुआ था, आया था। तो फिर ये इनको हम कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक क्यों नहीं मानते? हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को क्यों मानते हैं? ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र, ये पुस्तक अर्थशास्त्र नाम से लिखी गई थी, लेकिन वास्तव में ये राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी हुई पुस्तक थी। अर्थात ये राजा के कर्तव्य कैसे हैं, क्या है, राज्य का संचालन कैसे करना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति कल्याण भाव कैसे होना चाहिए, कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए, कर की उगाही कैसे होनी चाहिए, कर की संरचना कैसी होनी चाहिए, और राजा को प्रजा से कितना कर लेना चाहिए, इन सब की बात अर्थशास्त्र करता है। लेकिन वास्तव में आर्थिक प्रणाली की जो पूरी आर्थिक प्रणाली अर्थात उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, इनकी बात अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है। अर्थात कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में है वो वास्तव में ये राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। राजनीतिक व्यवस्था पर यह लिखी गई थी।
तो अर्थशास्त्र का जनक इसीलिए इनको हम नहीं मानते हैं। तो हमने क्या कहा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाए कौन, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ के पहले इसका मतलब इनको हम अर्थशास्त्री मान लें। आपको पहले यहां थोड़ा सा बता दें एडम स्मिथ की पृष्ठभूमि, कि एडम स्मिथ ड्यूक ऑफ एडिनबरा जो इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बेटे के प्रोफेसर थे, शिक्षक थे, और इनकी एक 1756 में बुक आई थी, पहली किताब आई थी ऑन द मॉरल सेंटिमेंट्स। ये मॉरल साइंस के प्रोफेसर थे, आचार्य थे, और इनकी जो पहली पुस्तक थी वो ऑन द मॉरल सेंटिमेंट्स थी। दूसरी, इन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबरा के जो लड़का था उसके साथ उसको एजुकेशन देने के क्रम में इन्होंने उस समय तत्कालीन यूरोपीय और यूरोप के देशों में इन्होंने यात्राएं करी, और उन यात्रा के क्रम में जो आर्थिक विचार इनको जगह जगह पर मिले, उन विचारों को संकलित किया और एक पुस्तक के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया, वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थात इन्होंने, इनकी पूरी पुस्तक का नाम था, पूरी पुस्तक का नाम सुनिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। राष्ट्रों के धन की प्रकृति, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उसके कारणों की खोज। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उसके कारणों की खोज, यही इनकी अर्थशास्त्र की परिभाषा है, और यही इनके पुस्तक का पूरा नाम भी है। यह पुस्तक का पूरा नाम, और यही इनको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अब ध्यान रखिए, इनकी पुस्तक या इनका जो डेफिनेशन है उसके सेंटर में है वेल्थ। सेंटर में क्या है? वेल्थ है। इन्हीं के समकालीन जो और लोग आते हैं, 1772 में J.S. मिल आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। 1772 में एक फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं J.B. से, जॉन बैपिस्टे से, J.S. मिल और जॉन बैपिस्टे से, इन दोनों लोगों ने भी अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थात इनके भी केंद्र बिंदु में क्या है? वेल्थ है। इन्होंने एक ने बताया इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? वेल्थ से। क्या है? धन का विज्ञान है। जेबी से ने कहा, जेबीसे ने बाजार का सिद्धांत दिया, बाजार का सिद्धांत दिया, मार्केट थियरी, मार्केट लॉ, और इन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन से संबंधित विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द वेल्थ। इनके भी अध्ययन के केंद्र बिंदु में क्या था? धन था। जेबीसे ने एक बात कही थी यहां पर, इन्होंने कहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग का
सृजन स्वयं करती है। इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किसने कहा था? जेबिसे ने। सेज लॉ ऑफ मार्केट, बाजार का सिद्धांत, कई बार पूछा जाता है, इसलिए हमने यहां पर सेज लॉ ऑफ मार्केट, बाजार का सिद्धांत आपको पहले ही बता दिया, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, जेएस मिल, जेबी से, दो विचारकों ने क्या बात कही? जो एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ इन्हीं के और थोड़े से समकालीन ही हम बात करेंगे, अर्थशास्त्री नहीं थे बल्कि आर्थिक विचारक थे। ध्यान रखिएगा मैं जो शब्द बोल रहा हूं, आर्थिक विचारक थे। एक नाम आपको मालूम होगा, रिकार्डो। रिकार्डो का नाम आपने सुना होगा। ही इज नोन फॉर रेंट थियरी। रेंट थियरी, लगान का सिद्धांत। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि रिकार्डो का क्या है? लगान का सिद्धांत है। और एक और अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री क्या, ये जीवशास्त्री थे, स्टैटिस्टिशियन थे, आर्थिक विचारक थे, माल्थस इन्हीं के समकालीन हैं। माल्थस का थियरी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, जनसंख्या का सिद्धांत, जनसंख्या का सिद्धांत, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये चीजें आपको जो फैक्ट्स मैं दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिकार्डो इज नोन फॉर हिज रेंट थियरी, माल्थस इज नोन फॉर हिज थियरी ऑफ पॉपुलेशन। तो माल्थस की जो पॉपुलेशन की थियरी आई थी ये 1798 में आई थी। रिकार्डो की भी थियरी इसी के आसपास आई। एडम स्मिथ ने 1776 में, एडम स्मिथ की बुक आई वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अब आप ध्यान रखिए, इन सब ने मिल करके एक बात कही जिसको कहा गया वेल्थ। अर्थात इन सब ने जो कहा वो सबके केंद्र बिंदु का, अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? वेल्थ। यहां पर आपको एक चीज और बताते चलें, चूंकि इस समय के जितने भी अर्थशास्त्री थे या जितने भी विचारक थे, इन लोगों ने, खास करके एडम स्मिथ ने, एक बात और कही थी कि नेचर की बात करी, और नेचर के साथ साथ इन्होंने एक और बात कही, इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड क्या है? अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति की बात करी। नेचर को क्या कहा इन्होंने? इनविजिबल हैंड कहा। और इन्होंने कहा कि नेचर हैज गिवन एवरीथिंग एज ए फ्री गिफ्ट टू अस, व्हाई एनीवन शुड हैव द पोसेशन ऑन एनी कमोडिटी। किसी भी वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार क्यों, जब प्रकृति ने हमको हर चीज निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराया है। अर्थात इन्होंने किसकी बात करी? हमने क्या कहा था? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, समान वितरण की बात करी। और इन्होंने एक शब्द और यूज किया था जिसको यहां जानना आपका जरूरी है, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर इसको कहते हैं आहस्तक्षेप, आहस्तक्षेप की नीति, आहस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेयर पॉलिसी की बात करी थी। अर्थात जब प्रकृति ने हमको हर चीज निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराया है तो किसी का हस्तक्षेप क्यों? वो प्रकृति कौन है? इनविजिबल हैंड है, अदृश्य शक्ति है जो हमको हर चीज उपभोग के लिए उपलब्ध करा रही है। किस रूप में? प्राकृतिक संसाधन के रूप में। जब प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हो रहे हैं
तो हम उनका उपभोग करने के लिए भौतिक संसाधनों का निर्माण खुद कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन तो हमें इनविजिबल हैंड ने उपलब्ध कराया है। एक चीज मैं आपको यहां बताना भूल गया था, थोड़ा सा फिर से आप समझ लीजिए। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जब माल्थस ने दिया था तो इन्होंने एक बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया था कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है, अर्थात किस जीव के। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में आप जानते होंगे कि दो बातें कही गई हैं। एक तो है कि खाद्यान्न फूड ग्रेन्स ज्यामितीय अरिथमेटिक ढंग से यानी गणितीय ढंग से ग्रोथ होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। और पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है वो जियोमेट्रिक होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट अर्थात 2 4 8 16 32 64 128 256 ऐसे। तो सवाल यह पूछा गया था कि माल्थस ने ये जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था ये किस जीव के अध्ययन पर आधारित था। तो आपको यहां हम बताते चले कि यह जनसंख्या का सिद्धांत 20, अब इसकी हिंदी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश वर्जन यहां जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि माल्थस ने हिंदी में नहीं बताया था, इंग्लिश में लिखा था। तो जो शब्द उन्होंने लिखा है BEES 20, अब उसको कोई लोग मधुमक्खी कहते हैं, कोई मक्खी कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं, क्या है हम इस विवाद में नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत 20 पर आधारित है, चूंकि ये जीवशास्त्री थे। तो अब हमने जो बताया आपको, लेसेस्फेयर पॉलिसी, इनविजिबल हैंड, JS मिल, JB से का मार्केट लॉ, रिकार्डो की डेंट थ्योरी एंड माल्थस, इतना जो सब है इन सब को मिला करके जो कहा गया वो सब कहलाए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल अर्थात इन सब को हम जरा सा एक बार इसको बोर्ड को साफ करके फिर लिखते हैं। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और JS मिल, JB से, इन सब के अध्ययन का केंद्र बिंदु था वेल्थ, इसलिए इनको कहा गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अर्थात परंपरावादी अर्थात एडम स्मिथ ने एक परंपरा बनाई कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है धन। तो किसी ने कहा धन से संबंधित विज्ञान है, किसी ने कहा धन से संबंधित अध्ययन है, तो किसी ने धन की व्याख्या करी। तो यहां पर हम इन सब को क्या कह रहे हैं, परंपरावादी। अब इसके बाद चूंकि हमें जीएस में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स अगर ऑप्शनल का कोई छात्र होता तो उसके लिए थोड़ा सा और डीप में हमको जाने की जरूरत पड़ती, लेकिन चूंकि आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको और तेजी से आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और हम आते हैं 1898 में, यहां आते हैं अल्फ्रेड मार्शल की एक पुस्तक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल की ये पुस्तक है, कौन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मजे की बात यह है 1898 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, 1908 में इसका सेकंड एडिशन आया था, 18 और ये 898 पेज की बुक भी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान तो है, बिल्कुल सही है, बट इकोनॉमिक्स इज आल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। अर्थात इन्होंने एक नई चीज जोड़ दी
ये क्या था? न्यू। इन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, ह्यूमन बिहेवियर। पुरानी बात को इन्होंने नकारा नहीं, ह्यूमन बिहेवियर का अर्थशास्त्र धन से संबंधित विज्ञान है, लेकिन इस धन के उपार्जन पर मानव के व्यवहार का भी असर पड़ता है। लेकिन इन्हीं के समकालीन इन्हीं के स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही इन्हीं के स्टूडेंट थे AC पीगू, इनका नाम था आर्थर सेसिल पीगू, जो इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। मार्शल ने जो कॉन्सेप्ट दिया, AC पीगू ने उसी को आगे बढ़ाया। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा गया? इन दोनों को मिलाकर के कहा गया नियो क्लासिकल, नव परंपरावादी। अभी तक जितना आप अर्थशास्त्र देख रहे हैं, अभी तक हम जितनी की बात कर रहे हैं, यह कहला रहा है डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थात हम किसी की भी बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के डिमांड की बात कर रहे हैं, एक फर्म के डिमांड की बात कर रहे हैं, एक उद्योग की डिमांड की बात कर रहे हैं। सप्लाई की भी बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर। अगर हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, संतुष्टि की बात कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के संतुष्टि का स्तर क्या होगा, उसका उपभोग कैसा होगा, उसकी मांग क्या होगी, किसी भी वस्तु का मूल्य क्या होगा। अर्थात हम जितनी बात कर रहे हैं वो सब इंडिविजुअल या माइक्रो यूनिट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एक कार्यकाल आता है 1919 का। 1919 में आप लोग जानते होंगे कि एक विश्व ऐतिहासिक घटना होती है, और 1914 से लेकर के 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसका परिणाम यह होता है कि जो 30s का डिकेड है, दशक, रिसेशन आ जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि 1930 के बाद जो कोरोना का ये काल है जिसमें आज आप खड़े हैं, उसके बाद से लेकर के आज तक ये 1930 के बाद की ये सबसे भयावह मंदी है। अर्थात सबसे भयावह मंदी, जिस मंदी के दौर से अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गुजरी थी, वो थी 1930 के डिकेड की। इस 30s के डिकेड को हम ग्रेट डिप्रेशन एरा कहते हैं। इसको हम महामंदी कहते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था महामंदी की चपेट में आ गई। कारण क्या था? जब जेबी से कह रहे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कह रहा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। जब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड है, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड होने का मतलब है कि अगर हम पेन लेकर के जाएं वो बिक जाएगी, अगर हम कोई भी सामान, पंखा लेकर के जाएं बिक जाएगी, कोई भी सामान लेकर के मार्केट में जाएं वो बिक जाएगी। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात हमें उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो भी सामान जाएगा वो बिक जाएगा। और अर्थव्यवस्था में लेसेस फेयर है, हस्तक्षेप की नीति है, अर्थात सरकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका में
कीन्स का सलाह लिया गया। कीन्स से यह पता करने को कहा गया कि प्लीज फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस रिसेशन। तो एक अर्थशास्त्री आए कीन्स, कीन्स ने यह कहा कि अब इस चीज को ध्यान से फिर से नोट कर लीजिएगा, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, अर्थात मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। जेविसे ने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन कीन्स क्या कह रहे हैं, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, अर्थात इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करिए। इफेक्टिव डिमांड, अभी तक बात होती थी सिर्फ डिमांड की, अब ये बात कर रहे हैं प्रभावी मांग की, अब ये बात कर रहे हैं इफेक्टिव सप्लाई की, प्रभावी पूर्ति। अभी तक हम बात करते थे डिमांड सप्लाई की। अर्थव्यवस्था में अब हम यहां पर इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी अर्थव्यवस्था के मांग की बात कर रहे हैं, हम पूरी अर्थव्यवस्था के पूर्ति की बात कर रहे हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर क्या होगा, मांग के स्तर से पूर्ति का स्तर तय होगा, और मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं कर लेगी। अगर हमें गर्मी लगेगा तो हमें लगेगा कोई हवा करने का एक यंत्र होता तो पंखा बन गया, हवा गर्म आ रही है उसको हवा को ठंडा करने का कूलर बन गया, थोड़ी और ठंडी चाहिए हवा तो एसी आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूर्ति ने, मांग ने अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं कर लिया, अर्थात हमें इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करना था। तो इनकी कीन्स की एक पुस्तक आई, जनरल थियरी ऑन इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। क्या आई? जनरल थियरी ऑन इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट मनी। कब आई? 1936 में, जब कीन्स ने कहा कि इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करिए। तो अमेरिका, चूंकि अमेरिका उस पूरी अर्थ व्यवस्था का आर्थिक रूप से मजबूत था, विकसित राष्ट्र था और आर्थिक अगुवा भी था, तो अमेरिका में जब इस बात की, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, पूंजीवादी। अभी आपको अगले लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो लेसेस फेयर की पॉलिसी क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, विकसित और विकासशील और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं विकसित आर्थिक व्यवस्था अमेरिका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, लेसेस फेयर की पॉलिसी, और वहां पर जब ये लागू है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो रिसेशन आया। क्यों? जब कीन्स ने कहा इफेक्टिव डिमांड की कमी है, तो इफेक्टिव डिमांड क्रिएट कौन करेगा? इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार क्या करे इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करने के लिए? उत्पादन के कार्य करे। तो उत्पादन तो प्राइवेट सेक्टर के लिए है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, सड़कें बनवाए, स्कूल बनवाए, सामुदायिक भवन बनवाए और जितने भी वेलफेयर के काम है वो करे। लेकिन चूंकि पहले हम बता रहे हैं कि आर्थिक प्रणाली वहां की पहले से विकसित है, वो विकसित अर्थव्यवस्था है, तो क्या करे? तो कीन्स ने कहा कुछ नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो इफेक्टिव डिमांड तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक दिन गड्ढे खुदवाइए और दूसरे दिन गड्ढे को भरवाइए। आप बेरोजगारों को रोजगार तो देना पड़ेगा। अगर आपको अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालना है तो आपको आर्थिक प्रणाली में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। जब सरकार ने वहां पर आर्थिक प्रणाली को मंदी से निकालने के लिए निर्माण क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में कदम रखी, तो वहां के प्राइवेट सेक्टर ने विरोध करना शुरू कर दिया
और प्राइवेट सेक्टर चला गया वहां के फेडरल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके अनुसार सरकार की भूमिका सिर्फ रूल रेगुलेशन तक है, सरकार इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकती। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने 1932 में न्यू डील प्रोग्राम लाया, न्यू डील प्रोग्राम, और उसमें न्यू डील प्रोग्राम में उन्होंने डिफाइन किया कि एक आर्थिक प्रणाली में, एक जन कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट में, जन कल्याणकारी राज्य में सरकार की भूमिका कानून व्यवस्था तक नहीं होती, बल्कि सरकार की भूमिका जन्म से लेकर के और फनरल तक होती है, अर्थात अंतिम संस्कार करने तक होती है। तो यहीं से आर्थिक प्रणाली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम था वो धीरे धीरे सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ भी मूव करना शुरू कर दिया। और इस प्रणाली के बदलते ही यहां से 1936 से पूरी जो इकोनॉमिक्स है, ये पूरी इकोनॉमिक्स हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहीं से अर्थव्यवस्था दो भागों में विभाजित हो जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके पहले के अर्थशास्त्र को हम डिमांड साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इस इकोनॉमिक्स को हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। पूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र, पूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र। तो ये हमारे पूरे दोस्तों आज का आर्थिक विश्लेषण है, अर्थशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई। अब इसके बाद धीरे धीरे अर्थशास्त्र को कई भागों में विभाजित किया जाने लगा, जैसे आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यहां पर फिर आया अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जब हमने ट्रेड करना शुरू किया। फिर इसके बाद पब्लिक फाइनेंस आया, इसके बाद मनी बैंकिंग, जब हमने ट्रेड करना शुरू किया तो मनी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बात हम करना शुरू कर दिए, और सबसे लास्ट में 90 का जब डिकेड आता है तो एक बार हम फिर से वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और जब 21st सेंचुरी आता है तो उस समय हम फिर से एक बार पुनः पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा रहा सीक्वेंस आज का। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि विकसित, विकासशील और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समृद्ध, विकास और प्रगति में क्या अंतर है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।